जी हाँ दोस्तों, हालात और ना बिगाड़े नहीं तो डैश डैश डैश। वांगचुंग और लद्दाख के तनाव पर सैनिकों की मोदी और शाह को फाइनल चेतावनी। वो स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, लद्दाख के हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सोनम वांगचुक के खिलाफ मोदी शाह की कार्रवाई के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंच रहा है, मगर इस बीच में कई शीर्ष सेना और पुलिस के पूर्व अधिकारियों ने सरकार और दक्षिणपंथी इकोसिस्टम को लद्दाखियों को राष्ट्र विरोधी करार देने के खिलाफ एक ऐसी चेतावनी दी है जिस चेतावनी पर अगर सरकार नहीं चेती तो फिर हालात और ख़राब होंगे। वो कहते हैं कि जिस तरीके से लद्दाख के शांतिप्रिय लोगों को बदनाम किया जा रहा है, उससे गंभीर सुरक्षा के नतीजे हो सकते हैं। लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी यानी कि LAB के नेतृत्व में आंदोलन हाल के दिनों में जिस तेजी से बढ़ा, जिसमें लद्दाखी नेताओं ने केंद्र के साथ प्रस्तावित बातचीत से इनकार किया। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर विदेशी संबंधों का आरोप जिस तरीके से लगाया गया और जिस तरीके से अब लद्दाख के लोग और ये संगठन माफी मांगने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहा है। बीजेपी समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स और लद्दाख प्रशासन के कुछ वर्गों ने आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश की है, इसे पाकिस्तान या अन्य विदेशी ताकतों से प्रभावित होने का आरोप लगाया, जिससे भारत के रणनीतिक और सुरक्षा समुदाय के कई लोगों ने खारिज किया। दोस्तों, देश में कुछ मजबूत आवाजें इस अभियान के खिलाफ चेतावनी दे रही हैं। यानी कि केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से लद्दाख में कारगिल की योद्धाओं तक पे गोलियां चलवाई, केंद्र की मोदी शाह और शाह की सरकार ने जिस तरीके से जिनजी के ऊपर अत्याचार करवाए, जिस तरीके से देश का युवा, लद्दाख का युवा नौजवान अपने हक के अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहा था, उसको जिस तरीके से कुचला गया। अब देश की आवाज़ें, मजबूत आवाज़ें उस अभियान जो कि सरकार ने अभियान चला रखा है इन विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ, उसमें चेतावनी दे रही है, क्योंकि लद्दाख चीन और पाकिस्तान की सीमा के करीब है। हालांकि लद्दाख की आबादी बहुत कम है, 3 लाख से भी कम। यहाँ हज़ारों सेवारत और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और जवानों का घर है। हाल की पुलिस फायरिंग में मारे गए 4 नागरिकों में से एक जो कि कारगिल युद्ध के दिग्गज रहे, उनके पिता भी सेना में मानद कप्तान के रूप में सेवा दे चुके हैं। उधर मेजर GD बख्शी ने जो कुछ कहा, जो कट्टर बीजेपी समर्थक रुख के लिए जाने जाते रहे हैं, वो पहले ही मोदी शाह की आलोचना करते हुए कह चुके हैं कि देश इन नन्हे और देशभक्त लोगों को दूर करने का जोखिम नहीं उठा सकता, जो बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक सीमावर्ती राज्य में रहते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लद्दाख के अस्तित्व का जिक्र करते हुए कहा कि लद्दाखियों की मांग ना तो आपत्तिजनक है और ना ही देश विरोधी। यानी कि वो शख्स, वो पूर्व सेना के अधिकारी, सेना के पूर्व अधिकारी जो एक वक्त में जिन्हें बहुत सारे लोग मोदी और शाह के अंधभक्तों की श्रेणी में डालते थे, वो भी मोदी और शाह के खिलाफ, मोदी और शाह की इस नीति और लद्दाख में सोनम वांगचुक को देशद्रोही कहते हुए सलाखों के पीछे डालने वाले कार्य को घृणित बता रहे हैं। वे संविधान की 6ठी अनुसूची चाहते थे। इसमें गलत क्या है? वो कहते हैं बीजेपी ने इसका वादा किया था, इसे क्यों नहीं दे सकते? जनरल बख्शी ने कहा कि हालांकि हिंसा गलत थी, लेकिन देश को किसी भी वास्तविक शिकायत के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। भगवान के लिए हम इतने महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य के असंवेदनशील होने का जोखिम नहीं उठा सकते। यानी कि दोस्तों, खतरा सिर्फ लद्दाख को नहीं, खतरा देश को है। लद्दाख में अगर स्थितियां काबू में नहीं हुई, और उसका एक कारण और भी है, क्योंकि वो सीमावर्ती इलाके जो कि पाकिस्तान से और चीन से टच करता है। दोस्तों, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल GS पनाग ने और भी स्पष्ट रूप से कहा, राष्ट्र को हमारे सबसे वफादार और देशभक्त लोगों को अलग करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये सीधी सीधी चेतावनी है मोदी और शाह को। मगर मोदी और शाह को क्या, गुजरात में वर्षों तक सत्ता की मलाई चाटते रहे, देश में वर्षों से 11 वर्षों से जनता के पैसे पर 25,000 रुपये किलो का मशरूम खा रहे हैं। देश विदेश में अपनी प्रोफाइल तैयार करने के लिए पानी की तरह पैसे बहा दे रहे हैं PR एजेंसियों पर, जो मोदी के नारे लगवा दे, और देश के अंदर अंधभक्तों की एक ऐसी फौज खड़ी करवा रहे हैं
जिससे देश का सौहार्द बिगड़े। और ये अंधभक्तों की फौज कहीं बुद्धिजीवियों की शक्ल में है फर्जी तौर पर, कहीं पत्रकारों की शक्ल में है फर्जी तौर पर, कहीं और दूसरी शक्ल में है। दोस्तों, उधर पूर्व बीएसएफ डीजी प्रकाश सिंह ने खेद जताया कि विडंबना इससे ज्यादा तीखी नहीं हो सकती कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि दशकों तक उग्रवाद से अछूता रहा, अब स्वायत्तता के वादों के खोखले होने के कारण अशांति में है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि इन सरकार के लिए चुनौती ये स्वीकार करना है कि लद्दाख की मांगे अलगाववादी नहीं है, बल्कि भारत के भीतर रहते हुए सार्थक स्थानीय निकाय की इच्छा उन लोगों के दिलों में है। इन आकांक्षाओं को नजरअंदाज करने से निराशा को पुरानी अशांति में बदलने का जोखिम है। सभी लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि अगर छठी अनुसूची राष्ट्र विरोधी है तो बीजेपी ने इसे अपने 2019 के घोषणा पत्र में शामिल क्यों किया था? क्या मोदी और शाह तब झूठ बोल रहे थे या मोदी और शाह अब झूठ बोल रहे हैं? दोस्तों, इस बीच में आंदोलन के खिलाफ अभियान को नेतृत्व करने वाले बीजेपी आईटी सेल, यानी कि जो लद्दाख का आंदोलन है, उस आंदोलन के खिलाफ बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया के खिलाफ पूर्व सैनिक गुस्से में है। वो कहते हैं कि हाल में ही एक काट छांट किया गया हुआ वीडियो अपलोड अमित मालविया ने किया, जिसमें वांगचुक पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में आंदोलन का जिक्र करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि वो देश के खिलाफ काम कर रहे थे। मालविया ने लिखा था, अराजकतावादी सोनम वांगचुक ने पहले 10 सितंबर को भीड़ को उकसाया, कांग्रेस की मदद से उन्हें 24 सितंबर को लेह में आग लगा दी। उनके कार्य कुछ भी हों शांतिपूर्ण नहीं रहे, लेकिन लद्दाख के आम लोगों द्वारा अपलोड किए गए पूर्ण वीडियो में वांगचुक इन देशों में हुई हिंसा की निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं, मेरा मानना है कि उनके विपरीत उस सारी हिंसा, अशांति, पथराव के बावजूद लद्दाख में शांतिपूर्ण बदलाव लाएगा, एक शांतिपूर्ण क्रांति। लेकिन आरोप है कि अमित मालविया ने वीडियो में छेड़खानी करके सोनम वांगचुक की बात को गलत तरीके से पेश किया। वैसे मालविया जैसे लोग कर भी क्या सकते हैं? मालविया जैसे लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि सोनम वांगचुक के पैरों की धूल भी बन सकें, मगर चूंकि आका का हुक्म है, इसलिए झोंक दो देश को आपसी सौहार्द तोड़ने वाले और देश के अंदर अशांति फैलाने वाले माहौल में। वो शख्स जिसका एहसान देश पर, पर्यावरण के क्षेत्र में, वो शख्स जिसने लद्दाख पर, वो शख्स जिसने देश पर जो एहसान किए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम एक तरफ खड़ी हो जाए, इंक्लूडिंग मोदी और शाह, तो ऐसे सोनम वांगचुक की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मगर ऐसे सत्ता पक्ष के पालतू मीडिया, सत्ता के चाटुकार सोनम बेवफा लिखते हैं, सोनम की बेवफाई लिखती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हाल ही में बीते महीनों में प्राइवेट चैनलों से देश के अंदर जहर फैलाने के बाद जब सरकारी चैनल दूरदर्शन, जो कि जनता के पैसे से चलता है, और खबरें तो ऐसी फैली कि 15 करोड़ रुपए सालाना पर उस शख्स को ले जाया गया, नाम है उसका जिसे बहुत सारे लोग तिहाड़ी बोलते हैं, सुधीर चौधरी, जो शख्स सोनम वांगचुक को सोनम बेवफा लिखता है। अब इस जाहिल गंवार सरीखे पत्रकार को पत्रकार कहें या फिर इसे दोरुपुल्ली का भारतीय जनता पार्टी और संघ कंट्रोलर कहें, मुझे कोई हैरानी नहीं है इस शख्स से कि शख्स ने ऐसा लिखा, क्योंकि इस शख्स का शेवा ही ऐसा रहा है। दोस्तों, आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि ये वही तिहाड़ी सो कॉल्ड पत्रकार जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी है जिसने देश के एक बड़े चैनल में रहते हुए जी न्यूज में उस वक्त ये शख्स था, और उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कोल घोटाले में नवीन जिंदल को फंसाने की कोशिश की थी, और उसका वीडियो सामने आया था, स्टिंग ऑपरेशन। मगर जब नवीन जिंदल ने ही रिवर्स स्टिंग ऑपरेशन कर लिया था इस तिहाड़ी सुधीर चौधरी का, तो फिर इसको जेल जाना पड़ा था। ये वही शख्स है जिसकी राजनीति, जिसका पत्रकारिता की जगत में कोई योगदान नहीं। ये वही शख्स है जो शुरू से लेकर के अब तक महज टीपी रीडर रहा है। ये वही शख्स है जो प्रोड्यूसर्स और रिसर्च टीम की पढ़ी हुई, लिखी हुई लाइनों को पढ़ता आया है आज तक। इसके पूरे इतिहास को उठा करके देख लिया जाए, ये वही शख्स है जिसने इतने सब कुछ किए और खुद को पत्रकार बोलता है, जो सोनम वांगचुक को सोनम बेवफा कहता है। अगर इस शख्स की औकात और हिम्मत है तो कभी सरकार के सामने ये सवाल रख दे कि साहब, आपने तो अपने मैनिफेस्टो में डाला था लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, क्या हुआ? सॉफ्टली ही पूछ ले। लेकिन जिनके रहमो करम पर
फेंके हुए टुकड़ों पर 15 करोड़ रुपए, मुझे नहीं पता इसको मिलता है या नहीं मिलता है। वैसा इसकी पत्रकारिता वाली हैसियत 15 करोड़ रुपयों की तो है नहीं, लेकिन जो कुछ भी है, इस शख्स को अगर एक भी बार इसका ज़मीर जागे तो पूछ ले सरकार से कि आखिर आपके मैनिफेस्टो में था, क्यों नहीं दिया आपने वादा पूरा क्यों नहीं किया। और ये शख्स सोनम वांगचुक जैसे लोगों के लिए क्या लिखता है, सोनम बेवफा। ये तो 2 रुपल्ली वाले बीजेपी के अंधभक्तों वाले ट्रोल से भी ज्यादा गया गुजरा शख्स निकला दोस्तों। खैर, अमित मालविया जैसे बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया पर ऐसी हरकतें आम बात रही हैं, कोई नए आरोप नहीं रहे। ये शख्स ऐसे ही करता है। इससे पहले वो कांग्रेस के दफ्तर को तुर्की में दिखा चुका है, जिस पर कांग्रेस ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। उधर कट्टरपंथी तुषार गुप्ता ने एक पोस्ट में पूछा, कुछ हजार लोगों की आदिवासी हित, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 5-6 140 करोड़ लोगों के राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों से ऊपर कैसे हो सकते हैं। इसका जवाब पूर्व ब्रिगेडियर संदीप थापर ने दिया और पूछा कि छठी अनुसूची की मांगें रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों से कैसे टकराती हैं। ब्रिगेडियर थापर ने लिखा, वहां का समुदाय हमेशा से सशस्त्र बलों के हितों को स्वेच्छा से बढ़ावा देता रहा है। वहां 2 साल तक तैनात रहने के बाद मैंने उनकी सहायता को अपनी आंखों से देखा है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से एक पूर्व सैन्य अधिकारी का वीडियो अपलोड किया, जिसमें बुधवार की हिंसा में अपने बेटे थारचिन को खो दिया था, उन्होंने पीएम मोदी पर लद्दाख के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने लेह फायरिंग की न्यायिक जांच की मांग की है। राहुल ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, पिता एक सैनिक, बेटा भी सैनिक, जिनके खून में देशभक्ति दौड़ती है, फिर भी बीजेपी सरकार ने लद्दाख और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की वजह से देश के इस बहादुर बेटे को गोली मार करके जान ले ली। पिता की पीड़ित आंखें बस एक सवाल पूछ रही हैं, क्या आज देश की सेवा का यही नाम है। इस बीच में लद्दाख में अब दिन में कर्फ्यू में ढील दी जा रही है दोस्तों। जो अपडेट है आपको बताएं, लोग अपने कामकाज के लिए बाहर निकलना शुरू किए हैं। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब मोदी और शाह समेत केंद्र की सरकार को सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने सीधे तौर पर डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में चेतावनी दी है, मगर दरअसल सरकार जानबूझ करके बाय हुक बाय क्रुक ऐसा ही करना चाहती है। अब इसे सरकार की कायरता कहें, सरकार का गलत फैसला कहें, या फिर सरकार की कोई सोची समझी नई साजिश। आपकी राय जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।